हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसआई प्रीलिम्स की प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे। और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल चुका हूं, आप वहां से जा करके देख सकते हैं, सेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से कि टिपानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ध्यान दीजिएगा, टिपानी का संबंध हो जाता है गुजरात से। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। टिपानी गुजरात भारत में सौराष्ट्र के चोरवाड़ और बारमती क्षेत्र से उत्पन्न नृत्य माना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये गुजरात से संबंधित रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। धन कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। मनोरंजन, उत्पाद कर, बिक्री कर, सीमा कर, ये सभी के सभी जो आता है वो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को हम लोग दोहाब के नाम से जानते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है। तो कुल बचत पर एक ऑप्शन करेक्ट होगा, कुल बचत पर। रखो और निकालो निम्न में से किसकी नीति है? रखो और निकालो निम्न में से किसकी नीति है? तो ये नीति पूंजीवाद की मानी जाती है, बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि लामती किन दो देशों का सैन्य अभ्यास है? लामती जो है वो किन दो देशों का सैन्य अभ्यास है? तो भारत के साथ सेशेल्स, यानी ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे। भारत के साथ सेशेल्स के बीच होता है, तो इसका नाम रखा गया लामिती। नेक्स्ट वन कि इंडिया इन डिस्ट्रेस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया इन डिस्ट्रेस पुस्तक के लेखक कौन है? ममता बनर्जी, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अल्कोहल और जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, किस विधि द्वारा? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? एड्स के विषाणु जो है वो किसे नष्ट कर देते हैं? तो लिम्फोसाइट्स को नष्ट करते हैं, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किससे होकर के गुजरती है? जैसा कि आपको पता है कि कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और इनमें से अगर हम देखें तो राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया और त्रिपुरा हो गया। तो 1, 3, 4 यहाँ पे करेक्ट होगा, 1, 3, 4 ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न नेक्स्ट वन है कि संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप के रूप में हम लोग दक्षिणी अमेरिका को जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। दक्षिण अमेरिका से कुछ क्वेश्चन और भी पूछाते हैं, जैसे कि अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें तो ये 7 महाद्वीपों में से कौन से नंबर पर आता है? तो ये चौथे नंबर पर आता है, ये ध्यान रखिएगा। और उसी तरह से बात करें तो दक्षिण अमेरिका के प्रवेश द्वार के रूप में हम लोग वेनेजुएला को जानते हैं। वेनेजुएला जो यहाँ का देश है, वेनेजुएला की राजधानी क्या होती है? कराकस होती है, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ वेनेजुएला की जो ये आपने देखा कि कराकस होता है, तो वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ऊंचा जलप्रपात भी स्थित है, जिसका नाम है एंजल जलप्रपात। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, एंजल जलप्रपात। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे और इस तरह की आप हमेशा की तरह प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ताकि आपको इसी तरह की और भी वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? यहाँ पे क्वेश्चंस का मतलब समझिएगा कि सूचना का अधिकार को कब अधिनियमित किया गया था। ये नहीं कहा जा रहा है कि कब से ये लागू हो चुका है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पारित किया गया था 15 जून 2005 को, यहाँ पे डी को टिक करेंगे। जबकि ये लागू हुआ था आपका 12 अक्टूबर 2005 से। तो फिलहाल राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? विश्व बैंक का एक अन्य नाम के रूप में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं पुनर्निर्माण और विकास बैंक के रूप में जानते हैं, जिसको IBRD कहते हैं। ठीक है, और इनसे संबंधित एक छोटा सा पॉइंट आप याद रखिएगा कि विश्व बैंक जो बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। देखिए IBRD आपने देखा, IBRD, और साथ ही साथ एक होता है IMF। इन दोनों की जो स्थापना हुई थी एक ही स्थान पर और एक ही समय पर हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए इनको दोनों को मिलाकर के कहा जाता है, IBRD और IMF को मिलाकर के ब्रेटन वुड्स जो कि ट्विंस कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा यहाँ पे कथन जो कि सही होगा। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। देखिए ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि सभी पादप नहीं, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्रेंड्स कह सकते हैं क्लोरोफिल नहीं होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो अमरबेल हम देख सकते हैं, वो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सभी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। पादप मृदा में उपस्थित जो नाइट्रोजन होता है वो जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे केवल और केवल 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी।
देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से लिख रखा है कि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, जैसे अमरबेल। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जो पादप होते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं, जबकि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उनको हम लोग विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी पादप भोजन के लिए जिन पादपों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम लोग परपोषी कहते हैं, यानी कि होस्ट कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि चंपारण विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार को कौन सा पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी। तो आपको पता है कि चंपारण विद्रोह बिहार में जो हुआ था वो किस कारण से हुआ था। तो अंग्रेजों द्वारा जो वहाँ के जो मजदूर थे, किसानों को क्या करना पड़ता था, 3 कठिया जो प्रथा वहाँ पे चल रही थी जिसमें नील की खेती करना पड़ रहा था, तो वहाँ पे 3 कठिया पद्धति को समाप्त करना पड़ा था चंपारण विद्रोह के दौरान। 1917 में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी उनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी। भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना, इसको हम लोग 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। प्रथम मुस्लिम शासक के रूप में हम लोग जानते हैं जिसने अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझा, और वो थे इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इल्तुतमिश ने हम कह सकते हैं चहलगानी की प्रथा को स्टार्ट किया था, जैसे 40 सरदारों का जो गठन था उसको कह सकते हैं, लेकिन इसको समाप्त बलबन ने किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट किया गया था 1905 में। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1919 में भारत सरकार अधिनियम के अनुसार विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का था। विधान परिषद के कार्यकाल जो था वो 5 वर्षों का था, जबकि विधानसभा 3 वर्ष के लिए थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन जो कि मार्टिन्ग्यू चिम्सफोर्ड जो आपको पता है 1919 का अधिनियम था उसके सुधार के संदर्भ में सही है। तो पहला पॉइंट कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, बिल्कुल सही। पहली बार महिलाओं को यानी कि सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रारंभ किया गया, ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल जो कह सकते हैं वो 1909 था, मार्ले मिंटो जो था उनसे संबंधित था। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अहमदिया आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था। बताइए कि अहमदिया आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अहमदिया आंदोलन का स्टार्टिंग पंजाब से हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट है। और इनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, जैसे पढ़ सकते हैं कि अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है, गुलाम अहमद द्वारा 19वीं शताब्दी में की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। और हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड्स इसका स्थान कहाँ पे था, तो गुरदासपुर पंजाब के कादिया नामक स्थान पर हुआ था। और इन्हीं के नाम पर अहमद जो था, ठीक है, इनके नाम अहमद पर इसका नाम अहमदिया आंदोलन पड़ा था, ये क्लियर हो गया। और इसका उद्देश्य अगर हम बात करें कि अहमदिया आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य मुसलमानों में इस्लाम धर्म के सच्चे स्वरूप को बहाल करना और मुस्लिमों में आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी प्रगति को धार्मिक मान्यता देना था। तो ये छोटा सा पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1930 में चटगांव मुक्त कराने के लिए किस क्रांतिकारी की मुख्य भूमिका थी। तो चटगांव से संबंधित अगर हम बात करें तो सूर्य सेन संबंधित होते हैं, बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे भाग नहीं लिया था। क्वेश्चंस में कह रहा है कि गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। जैसे गोलमेज सम्मेलन आपको पता है कि 1930, 31 और 32 3 बार हुआ था। तो इसमें पहले और तीसरे, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में भाग नहीं लिया था, लेकिन सेकंड में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। शिवाजी के अष्टप्रधान शिष्टमंडल या फिर मंत्रिमंडल कह सकते हैं, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान जो कि पेशवा को कहते थे, प्रधानमंत्री का ये पद होता था पेशवा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सुमंत विदेश मंत्री को कहते थे और अमात्य वित्त मंत्री को कहते थे। अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता था कि अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था, सुमंत के नाम से, और वित्त मंत्री को अमात्य के नाम से जानते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन है कि मयूर शासन के सिंहासन, यहाँ पे कह सकते हैं मयूर सिंहासन की बात की जा रही है। मयूर सिंहासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है।
मयूर सिंहासन के संदर्भ में अगर हम बात करें पहला पॉइंट्स कि इसका निर्माण मोहम्मद शाह के समय में हुआ था, ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि मयूर सिंहासन का निर्माण, जिसको हम लोग तख्ते ताउस के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये पॉइंट्स गलत हो गया। और अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट्स की मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन थे, तो रोशन अख्तर, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस जो अंतिम शासक थे वो रोशन अख्तर कह सकते हैं या फिर मोहम्मद शाह, क्योंकि मोहम्मद शाह का ही वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। और इनके समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ईरान के नेपोलियन के रूप में जाने जाने वाले जो ये नादिर शाह थे, तो नादिर शाह ने अपने साथ ये तख्ते ताउस को भी लेकर चले गए थे वापस। तो वापस नहीं, मतलब कि यहाँ से लेकर के चले गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम शासक के रूप में हम लोग मोहम्मद शाह या फिर रोशन अख्तर को जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट्स बिल्कुल सही है, केवल और केवल हम बी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं। कार्डामम यानी कि इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं वो किनकी सीमाओं पर स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, केरल और तमिलनाडु यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इसके संबंध में मैंने यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट्स लिख रखा है, आप इसको पढ़ करके भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है, नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर चुनिए। तो ध्यान दीजिएगा, सिक्किम की अगर हम बात करें तो ये 1975 में भारत का अभिन्न अंग बना था, बिल्कुल सही है। इसे वनस्पति शास्त्र कह सकते हैं, शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, ये भी सही है। फलोदानों का स्वर्ग वनस्पति शास्त्रों के स्वर्ग के रूप में जानते हैं। और इसके जो निवासी है, मुख्य निवासी लेप्चा के लोग होते हैं, लेप्चा जनजाति यहाँ भी पाई जाती है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों कथन सही है, डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन देखिए, भारत की सीमा सुरक्षा के संदर्भ में सामरिक महत्व रखने वाली पोंगत्सो, ठीक है, पेंगोत्सो झील जो है वो किस देश की सीमा पर स्थित है। पेंगोत्सो जो झील है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, चीन। ठीक है, चीन यहाँ पे करेक्ट होगा। साथ ही हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि लद्दाख में अवस्थित पेंगोंग जो झील है चीन की सीमा पर है, और यह भारत और चीन के बीच वास्तविक जो नियंत्रक रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस झील से होकर के गुजरती है। हालांकि दोनों देशों में अभी तक एलएसी की सटीक अवस्थिति पर सहमति व्यक्त नहीं की गई है कि ये जो झील है वो एक्चुअली में किसके पास होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो लद्दाख और चीन होना चाहिए था, तो यहाँ पे चीन दिया गया था, पड़ोसी देश चीन को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि पर्वत चोटियाँ और उनके स्थान के साथ सुमेलित करना है। तो बताइए यहाँ पे कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। देखिए, अगर हम बात करें सैंडल पीक, जैसा कि आपको पता है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, और ये उत्तरी अंडमान में पड़ता है, यानी ए का 4 के साथ मैच होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी अब जैसे याद रख सकते हैं माउंट डायोबोगो, जैसे कि यहाँ पे कह सकते हैं अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये पड़ता है आपका मध्य अंडमान में। तो ये दो आपको याद रखना है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से आपको कश्मीर घाटी में क्या मिलने की संभावना है। तो कश्मीर घाटी में मिलने की संभावना की अगर हम बात करें तो करेवा, जो आपको पता है करेवा एक प्रकार का मिट्टी है, तो कश्मीर घाटी में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट के साथ परामर्श करने का अधिकार से संबंधित है, और ये आर्टिकल होता है 143, ऑप्शन सी को टिक करेंगे 143। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ऑयल और ओएनजीसी क्षेत्रों को निजी कंपनियों से बिक्री से संबंधित है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हम यहाँ पे कह सकते हैं, राइट आंसर होगा राजीव कुमार समिति, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा यौगिक मिर्बेन के तेल के रूप में जाना जाता है। मिर्बेन के तेल के रूप में कौन से यौगिक को जानते हैं हम यहाँ पे, तो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, डी को टिक कर सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा उत्तक पौधों को सहारा प्रदान करता है और साथ ही साथ भोजन को भी संग्रहित करता है। पौधों के उत्तक, तो पौधों के उत्तक मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड करा दिया था। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड मैंने आपको अच्छे तरीके से करा दिया। अब आप सोच रहे हो कि नोट्स कहाँ पे प्रोवाइड कराया गया, तो आपको पता है कि हमारे एप्लीकेशंस पे जो कि सेट भी चलता है, साथ ही साथ नोट्स भी दिया जाता है, हैंड राइटिंग नोट्स। तो उसमें आपको पादप जो उत्तक है वो अच्छे तरीके से क्लियर कराया गया, इन सभी टर्म्स को क्लियर कराया गया। पेरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, स्केलेनकाइमा क्या होता है, अच्छे तरीके से क्लियर कराया गया। जो लोग वहाँ पे जुड़े होंगे उसका पता होगा, इनका राइट आंसर आपको क्या होना चाहिए, पेरेन्काइमा। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पेरेन्काइमा से संबंधित और भी हम छोटे से पॉइंट याद रख सकते हैं, जैसे इसको इंग्लिश नाम है ये पेरेन्काइमा, इसको हिंदी में मृदुतक कहते हैं। ठीक है, मृदुतक, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि भोजन का संचय करना। ठीक है, साथ ही साथ पादपों के घावों को भरने में भी ये कार्य करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे कि
कोलेनकाइमा, तो ध्यान दीजिएगा कोलेनकाइमा का संबंध हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें स्क्लेरेनकाइमा, तो इसका संबंध होता है स्क्लेरेनकाइमा का हम कह सकते हैं फ्रेंड्स जिसको कठोरता प्रदान करना, ठीक है, पौधों को कठोरता प्रदान करता है। तो इन सभी टर्म्स को याद रखिएगा। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर निम्नलिखित दरों के पाए जाने का सही क्रम क्या है। सही क्रम क्या, तो सही क्रम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले दिफू दर्रा हमें मिलेगा, उसके बाद बुमला दर्रा, उसके बाद नाथुला और लास्ट में हम कह सकते हैं यानी कि इधर से तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है, इधर की तरफ कह रहा है कि पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो लास्ट में हमारा खारदुला दर्रा पड़ेगा। इसके संबंध में मैंने सब पॉइंट्स लिख रखा है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ करके भी समझ सकते हैं कौन किसके साथ जोड़ता है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि तपेदिक, बताइए तपेदिक जो होता है वो किसके कारण से होता है। तो हम कह सकते हैं तपेदिक बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान जो कि चक्कर लगा रहा है, अगर वहाँ से एक सेब छोड़ा जाए तो क्या होगा। कोई भी वस्तु को अगर छोड़ा जाए तो वो क्या होता है कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी और सूर्य की जो वर्तमान दूरी है उसके स्थान पर दुगनी दूरी कर दी जाए तो बताइए कि सूर्य तत्व द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो फोर्स लगता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार Gm1 m2 बटे में r², ठीक है, यानी कि दूरी के क्या होता है कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल इस तरह से कह सकते हैं। अगर हम इस दूरी को क्या कह रहा है कि दुगनी करें, पहले मानते हैं कि r दूरी थी अब लेकिन दुगनी कर देंगे तो आपको नीचे पता है कि ये 4 हो जाएगा 1/4, यानी कि चौथा भाग हो जाएगा। अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, चौथा भाग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है और कारण दिया गया कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अब यहाँ पे बताइए कि चारों में से सही आंसर क्या होगा, किसे टिक करना चाहिए। पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1/6 रहता है चंद्रमा पर, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट गलत है क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण है बट वायुमंडल नहीं है, हम ये कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एक सही है परंतु कारण गलत है। तो देखिए कथन सही है परंतु कारण गलत है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किसी पिंड का भार क्या होगा। किसी पिंड का भार जो सर्वाधिक होता है वो ध्रुव पर होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर कम होता है। राज्यसभा के गठन की प्रतिभा और अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। बताइए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड के जो कि संविधान से कह सकते हैं आयरिश गणतंत्र से, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप इसको पढ़ करके भी समझ सकते हैं और इसका वर्णन भाग 5 के अनुच्छेद 80 के 3 में किया गया, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सूचियों का सही मिलान यहाँ पे कौन सा है। देखिए संविधान संशोधन की बात की तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया, तीनों के तीनों सही है, डी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए थे। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, महात्मा गांधी को, ठीक है, महात्मा गांधी, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्वैत शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया था। द्वैत शासन सबसे पहले आरंभ किया गया था किसके समय में। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन कह रहा है कि साल्तोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है। साल्तोरो पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है। तो साल्तोरो पर्वतमाला काराकोरम पर्वतमाला में, ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से इनको पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार थोड़ा सा आप कंफर्म करके बता दीजिएगा, मुझे शायद कंफर्म हो रहा है कि ये लद्दाख में अब पड़ता है, ठीक है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान शायद अब लद्दाख में पड़ता है। तो आप एक बार नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैंने इसको थोड़ा सा चेक नहीं किया, तो आप लोग थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू देखें तो फिलहाल अगर हम जम्मू कश्मीर को टिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा और उसमें आपको बता देता हूँ। फिलहाल हम देख लेते हैं यहाँ पे
देखिए मेटूर बांध चिनाब नदी पर है, ये पॉइंट्स गलत है। मेटूर जो बांध है वो तमिलनाडु में कावेरी नदी पर 1934 में बनाया गया था, तो हम कह सकते हैं ये पॉइंट्स गलत है। देखिए एक तरह से देखें तो कौन सा कथन सही है, अगर ये लद्दाख होता तो हम यहाँ पे गलत कहेंगे कि ये दोनों गलत होगा। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, अगर हम इस तरह से देखें कि जम्मू कश्मीर में से, जबकि पहले ये जम्मू कश्मीर में ही आता था, तो फिलहाल उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं कि केवल एक सही है। अगर अब ये नए मैप के अकॉर्डिंग लद्दाख में चला जा चुका है, तो फिलहाल हम यहाँ पे कहेंगे कि कोई भी सही नहीं है, हम एक ना तो 1 और ना ही 2 डी को टिक कर सकते थे। तो मैं आपको एक छोटा सा बात कहूँगा कि आप इसको एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि दाचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान का मैंने चेक नहीं किया, आप एक बार देख लीजिएगा। जहाँ तक मुझे याद है शायद ये लद्दाख में ही पड़ता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोपान कृषि कहाँ की जाती है। सोपान जो कृषि है वो कहाँ की जाती है, तो पहाड़ों के ढलान पर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पहाड़ों के ढलान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे पृथ्वी के गैसीय आवरण का वास्तविक अंतिम सीमांत माना गया है। अंतिम सीमांत माना जाता है और वो है बहिर्मंडल। ठीक है, डी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसे काली धारा के रूप में जाना जाता है। किसे काली धारा के रूप में जानते हैं, तो जापान की काली धारा के रूप में क्यूरोसियो को जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध हो जाता है गुजरात से। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट होगा, वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे पूछा है कि गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, गोदावरी की सहायक नदियों में मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया क्या, पेनगंगा नदी, प्रणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, सबरी नदी और मेनियर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इंद्रावती भी है, प्रणहिता भी है, तो 2 और 3 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हुजूर साहिब का गुरुद्वारा किसके संस्मरण में बनवाया गया था। हुजूर साहिब का गुरुद्वारा जो कि गुरु नानक कह सकते हैं, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, गुरु नानक के संदर्भ में बनाया गया था। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो गोदावरी नदी के किनारे कह सकते हैं, नांदेड़ में, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी के रूप में सिराजुद्दौला को जाना जाता है। ए करेक्ट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे चारों को मिलाइए और बताइए कौन सही तरीके से मैच किया गया, कौन किसके साथ मैच होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार हुआ 15 से 20 जून 1756 में, बिल्कुल सही है। कालकोठरी की त्रासदी जो घटी थी 20 जून 1756 को घटी थी, ये भी सही है। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ और पलासी का युद्ध 23 जून 1757 हुआ। ये सभी के सभी डेट अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सभी के सभी बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन है कि किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया गया था हैदर अली के द्वारा। ठीक है, बी करेक्ट होगा, हैदर अली के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। युद्ध और संधियों से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, पिछली बार भी पूछा गया था, तो आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने के चांसेस बनता है। तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कवर करने के लिए, और ऑलरेडी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का जो हम पढ़ा रहे थे उसमें भी मैंने अच्छे तरीके से कवर किया, आप प्लीज़ जा करके चेक कर सकते हैं। फिलहाल देखिए, अगर बात करें कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ और ये मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हुआ। तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपने सोचा कि टाइगर स्टेट के रूप में, तो टाइगर स्टेट वो मध्य प्रदेश को कहते हैं, लेकिन फिलहाल टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया के रूप में हम लोग नागपुर को जानते हैं। बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, क्लार्क वी वेविन पुरस्कार किससे संबंधित है। क्लार्क वी वेविन पुरस्कार किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग में होती है। खट्टे स्वाद के लिए, तो खट्टे स्वाद के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं पार्श्व। ठीक है, पार्श्व जो साइड का होता है उसको कहते हैं ये हमारा। ठीक है, पार्श्व जो जिह्वा का भाग है वो खट्टे स्वाद के लिए, जो कि हमें कलिकाएँ कह सकते हैं, जीभ पर कलिकाएँ जो मौजूद होती हैं हमें स्वाद का पता लगाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि लसिका बताइए किससे पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। तो जो लसिका होती है वो क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में पचा हुआ और अवशोषित वसा का वहन करती है। अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो यही पूछा जाता है कि प्रकाश कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ये ध्यान रखिएगा। और कौन सी घटना लेने में हम कह सकते हैं कि सहायक होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ध्रुवीकरण। ठीक है, ध्रुवीकरण सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टीय सेल से प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होगा अगर हम प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग करते हैं। पौधे द्वारा जल को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है। पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की पादप कोशिका भित्ति निम्न में से बनी होती है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जा सकता है, हो सकता है कि पादप कोशिका ना लिख करके शैवालों की कोशिका भित्ति, ठीक है, शैवाल जो कि पादप के अंतर्गत ही आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि शैवालों की कोशिका भित्ति या फिर पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनती है, ये ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। किसी पिंड की उसी गति को यानी कि किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसके कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्त होते हैं। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल समझें तो आप मान के चलिए कि घड़ी में सुई की जो गति है वो क्या होता है कि अपने 1 घंटे के अपना यानी पूरे चक्कर लगाने के बाद आपका उसी तरह से वो घूमता रहता है। तो वो क्या होता है, कुछ समय के बाद अंतराल के बाद वो पुनरावृत्त होती रहती है, उसको हम लोग आवधिक गति कहते हैं या फिर आवर्ती गति कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना होता है, बताइए। न्यूटन का पहला जो गति का नियम है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। डी करेक्ट होगा। आपको ये बताना है कि वो ग्रंथि कौन सी है जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है। तो वो ग्रंथि कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हमारा वृद्धि हार्मोन निर्माण होता है। पैराथायरॉयड द्वारा स्रावित कैल्सिटोनिन किसका संतुलन नियंत्रित करता है। तो ये करता है कैल्शियम का, सी करेक्ट होगा कैल्शियम का। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण को कौन तय करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा तय की जाती है, बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बजट 2020 में किस वर्ष तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये कह सकते हैं कि 2022 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 2022 तक। ठीक है फ्रेंड्स, 2022 ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत वन्य जो रिपोर्ट था, वन्य स्थिति रिपोर्ट 2019 में आया था, उसके अनुसार आपको ये पता है कि हर 2 वर्ष पे आता है। ठीक है, 2 वर्ष पे आता है। जैसे 2019 में आया था तो 2021 में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू हम 2019 के जगह पे 2020 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब या फिर 2021 भी कहाँ 2021 आएगा उसको हम नया वाला कहेंगे, फिलहाल 19 या 20 कह सकते हैं। अनुसार क्षेत्र में यानी कि वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले राज्य कौन से, वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों की बात की जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल, हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए शिव भोजन थाली योजना की शुरुआत की है। देखिए शिव भोजन थाली योजना एक तरह से हम कह सकते हैं कि गरीबों को काफ़ी कम कीमत में 10 रुपये प्रति प्लेट भोजन उपलब्ध कराने की महाराष्ट्र सरकार की थी। और ठीक इसी तरह से एक और था जो कि हम लोग कह सकते हैं अटल कैंटीन मिशन स्टार्ट किया था हरियाणा के द्वारा, तो वो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट्स, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन बनी है। पहली ट्रांसजेंडर वकील जो बनी है निशा राव। ठीक है, निशा राव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, बिहार के किस अभ्यारण्य या पक्षी विहार को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले आपके एग्जाम्स और साथ ही साथ बीपीएससी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो राइट आंसर होगा गोगाबिल पक्षी विहार जो कि कटिहार में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यानी कि हरियाणा को सौंपी गई है। अगला प्रश्न, दामिनी ऐप का संबंध निम्न में से किससे है। दामिनी ऐप का संबंध निम्न में से किससे है। तो ध्यान रखिएगा ये वज्रपात की चेतावनी से संबंधित है। और एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं कि दामिनी एक हेल्पलाइन स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा जो कि बसों में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित था। तो कन्फ्यूज़ नहीं होएगा, अगर हेल्पलाइन पूछे तब वहाँ पे हम उत्तर प्रदेश के द्वारा हम टिक करेंगे। यहाँ पे ऐप की बात की जा रही थी। इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी अरब देश कौन सा बना है। पहला खाड़ी अरब देश के रूप में यूएई को जानते हैं, सी बिल्कुल सही आंसर है। आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक बुक का विमोचन किसने किया। आवर ओनली होम दलाई लामा, ए बिल्कुल करेक्ट होगा दलाई लामा। अगला प्रश्न,
भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक हरित रेलवे बनने के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा 2030 तक। अगला प्रश्न देखिए, किस देश में हिंसक अपराधों को नियंत्रित करने हेतु ऑपरेशन लीजेंड की शुरुआत की गई है? ऑपरेशन लीजेंड की स्टार्टिंग की गई है कहाँ पे? तो अमेरिका में स्टार्टिंग की गई थी। बी को टिक करेंगे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा पुल निर्मित किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, बताइए कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में भी था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। ठीक है, असम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संबंधित जानकारी हेतु संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया था? संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया बिहार के गवर्नमेंट के द्वारा। सी बिल्कुल, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा चेंजिंग किया गया। अब एक्चुअली हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए अगर आप आंसर की मैच करेंगे तो आंसर की में हम लोगों ने सी लिखा है। ठीक है, सी यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पे बिहार जो दिख रहा है सी लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि दुनिया के पहले 600 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? सबसे तेज गेंदबाज जो बन गए हैं वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ पे किसे टिक करेंगे? जेम्स एंडरसन। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, जेम्स एंडरसन। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में देखी गई पौंग बांध झील कहाँ स्थित है? पौंग बांध झील जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन बनता है कि सितंबर 2020 में किस इतिहासकार को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? और ये सम्मान मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 डेविड एटनबरो। आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। यूएस ओपन 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती है वर्ष में 4 बार होती हैं और इन चारों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिलहाल 2021 में तो 2 ही हुआ है अभी तक। एक तो हुआ है, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकेंड नंबर पर होता है फ्रेंच, और बीच में आपका होता है विंबलडन, और लास्ट में हम जो जाते हैं वो हमारा होता है यूएस ओपन। यानी कि लास्ट जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है वो यूएस ओपन ही होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि यूएस ओपन के संबंध में यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें सही है। पहला पॉइंट कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और इस वर्ष में पुरुष वर्ग के जो विजेता रहे थे वो गलत है, यहाँ पे राफेल नडाल नहीं थे, वो थे आपके नोवाक जोकोविच। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच। महिला विजेता के रूप में नाओमी ओसाका रही थी, ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। आई होप कि आपका ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया? ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया 2020 में ओजोन फॉर लाइफ। अगला प्रश्न है कि किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया? एरो 2 एक प्रकार का रक्षा प्रणाली मिसाइल है और इसको लॉन्च किया गया इजराइल के द्वारा। ठीक है, इजराइल के द्वारा, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति से संबंधित मैंने आपको नोट्स दे दिया है। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, अच्छे से याद रखेंगे। और इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में गिरीश बापट को जानते हैं, तो ये सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संस्था के सहयोग से जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में ओवरऑल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा गुजरात, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है गुजरात। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा जो की गई है तमिलनाडु के सरकार के द्वारा, सी करेक्ट आंसर है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, यानी कि सुसान डेनियल। ठीक है, सुसान डेनियल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिए, हाल ही में समाचारों में देखा गया आइस एज उली राइनो कहाँ पाया जाता है? आइस एज उली राइनो जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस में। ठीक है, रूस आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है? बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो कि कह सकते हैं किस जिले में? भागलपुर, बी विल बी करेक्ट आंसर, भागलपुर। अगला प्रश्न देखिए, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? और मैं आपको औसत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ अपने एप्लीकेशंस पे, हमारा जो कि चैप्टर वाइज चल रहा है वहाँ पे
अगर आप मैथ्स को सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। जो औसत होता है वो बीचों बीच की संख्या होती है। अब यहाँ पे सम संख्या की बात की जा रही है, यानी कि इसके बाद भी 2 संख्या होंगी और इसके पहले भी 2 संख्या होंगी, तभी तो 4 संख्याएँ बनेंगी। अब यहाँ पे देखिए इसके पहले आपका क्या आएगा 26 और इसके पहले आपका 24, उसके आगे तरफ बढ़े तो 28 और 30। क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपका हो गया 30, यानी 24, 26 और 28 और 30, इन चारों को संख्याओं को जोड़ करके आप 4 से डिवाइड करोगे तो बीचों बीच की संख्या आपका 27 निकलेगा। फिलहाल करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 11 गुना है, यानी कि हम ये मानते हैं कि जो उसका बाह्य कोण है वो x मान लेते हैं और अंतःकोण जो मान लेते हैं वो a मान लेते हैं कि अंतःकोण जिसकी 11 गुना यानी कि 11x। और आपको पता है कि बाह्य कोण और अंतःकोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि 12x की जो वैल्यू होगी वो 180 के बराबर होगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू को हम देखें तो कह सकते हैं कि 15 होगा। अब आपको पता होगा कि बाह्य भुजाओं की संख्या आपको कैसे निकालते हैं, यानी कि बाह्य कोण कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चंस में पूछा गया कि इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। तो आपको पता है कि बाह्य कोण क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण तो निकालते कैसे, 360/n। ठीक है, 360/n हम यहाँ पे 15 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका n निकल जाएगा, क्योंकि कोण को मैं नीचे रख देता हूँ तो हमारा n निकल जाएगा। अगर मैं कोण यहाँ पे रखूँ, कोण बराबर 360/n, n निकालेंगे तो कोण यहाँ पे आ जाएगा, तो 360/15, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 24। ठीक है, 24 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि √2x² + 3x + 2 बराबर क्या होगा, यानी कि हम इसके बताने कि इसका फैक्टर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। चलिए हम इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ने के लिए हम ये देखेंगे कि इसको गुना करने पर कितना आना चाहिए। गुना करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर यहाँ में 3 लाना है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। आपने इसको बहुत बार किया होगा 10th क्लास में, तो ये पूरा चैप्टर ही पढ़ना था। देखिए 2x² को मैं ज्यों का त्यों छोड़ता हूँ और प्लस में 2x लिखता हूँ और x लिखता हूँ, और राइट प्लस में आपका √2 को √2 छोड़ देते हैं। अब यहाँ से मैं कॉमन क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कॉमन कर सकता हूँ √2x। ठीक है, यहाँ पे कॉमन करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे आपका √2 हो जाएगा। देखिए दोनों में गुना करेगा तो आपका 2x आ जाएगा। फिर यहाँ पे कर सकते हैं एक कॉमन ले लेते हैं और x + √2 को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। दोनों का कॉमन यहाँ से निकाल सकते हैं कि दोनों का x + √2 बाहर निकल गया और अंदर में आपका हो गया √2x + 1, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैच करके देखते हैं कहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने इस 100 क्वेश्चन में से काफ़ी अच्छी स्कोरिंग की है और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराया गया, जहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपका आंसर की भी दिया गया। आप वहाँ से आसानी से सेट भी लगा सकते हैं अगर आपने अभी तक उस PDF को नहीं देखा है तो। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रेगुलर नोट्स देना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशंस पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से स्टडी नोट्स के साथ हर 2 दिन पे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराया जा रहा है, करंट अफेयर्स भी, वीडियो सोल्यूशन भी, पूरी तरह से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो अब एक बार जुड़ करके देखिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन की लिंक है, आप वहाँ पे जाकर के स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से अपने मनपसंद की बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।